हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग कन्फॉर्मेशनल फॉर्म के अंतिम पार्ट में हैं। पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कन्फॉर्मेशन इन डाई सब्स्टिट्यूटेड इथेन। डाई सब्स्टिट्यूटेड इथेन में आप लोग को बताए थे कि सबसे ज्यादा स्टेबल होता है एंटी फॉर्म, फिर होता है गॉच फॉर्म, फिर होता है इक्लिप्स्ड और फिर होता है फुली इक्लिप्स्ड। ठीक है। अरे बेटा, अगर जो दो ग्रुप लगे हुए हैं उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का अगर चांस, जो दो ग्रुप लगे हुए हैं उनमें अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी हो तो फिर सबसे ज्यादा स्टेबल जो होने लगता है वो गॉच फॉर्म होने लगता है। ये याद रखना। आज हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं और कहना ये था हमको कि जो एनर्जी का डिफरेंस होता है ना, वह कुछ ऐसा होता है। जो सबसे स्टेबल फॉर्म होता है उससे 0.9 यूनिट, माने एंटी फॉर्म से 0.9 यूनिट ज्यादा, 0.9 किलो कैलोरी ज्यादा होता है गॉच का एनर्जी। और फिर एंटी से 3.8 किलो कैलोरी एनर्जी ज्यादा होता है इक्लिप्स्ड का। और फुली इक्लिप्स्ड का जो एनर्जी होता है वो 4.5 किलो कैलोरी ज्यादा होता है। एनटी से 0.9 किलो कैलोरी ज्यादा होता है किसका? तो गॉच का। एनडी से 3.8 किलो कैलोरी पर मोल ज्यादा होता है किसका? तो इक्लिप्स्ड का। और फुली इक्लिप्स्ड का एनटी से 4.5 किलो कैलोरी ज्यादा होता है। बहुत थोड़ा का अंतर होता है लेकिन होता है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कन्फॉर्मेशन इन साइक्लिक सिस्टम। कन्फॉर्मेशन इन साइक्लिक सिस्टम, ध्यान देना। आज हम लोग जो टॉपिक चर्चा करने जा रहे हैं कन्फॉर्मेशन इन साइक्लिक साइक्लिक सिस्टम। अरे बेटा, हम लोग जानते हैं कि मॉलिक्यूल में तीन तरह का स्ट्रेन होता है। एक को बोलते हैं टॉरिशनल स्ट्रेन, एक को बोलते हैं एंगल स्ट्रेन, एक को बोलते हैं स्टेरिक स्ट्रेन। स्टेरिक स्ट्रेन साइज के कारण हो, एंगल के कारण हो तो उसको एंगल स्ट्रेन या बेयर स्ट्रेन बोलते हैं। और तीसरा जो होता है जिसको हम लोग टॉर्सियोनल स्ट्रेन बोलते हैं, वह बॉन्ड पेयर के कारण होता है। टॉर्सियोनल स्ट्रेन तीन तरह का स्ट्रेन होता है। पहले को हम लोग क्या बोल रहे हैं? पहले को हम लोग बोल रहे हैं एंगल स्ट्रेन। दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं? दूसरे को हम लोग बोलते हैं टॉर्सियोनल स्ट्रेन। और तीसरा जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं स्टेरिक स्ट्रेन। तीसरा जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं स्टेरिक स्ट्रेन। ये स्ट्रेन जो होता है वो तीन तरह का होता है। ठीक है। देखो, तीन मेंबर और चार मेंबर्ड रिंग जो होता है, तीन मेंबर्ड और चार मेंबर्ड रिंग जो होता है, इसमें एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा होता है। ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3 है। एंगल का डिमांड स्टेबल होने के लिए 109 डिग्री 28 मिनट है, लेकिन प्रोवाइडेड एंगल जो है वो मात्र 60 डिग्री है और यहाँ पर सिमिलरली 90 डिग्री है। और यह दोनों रिंग जो होते हैं एंगल को, स्ट्रेन को एडजस्ट करने के लिए कोई उपाय भी नहीं कर पाते। तो इसलिए ये लोग अनस्टेबल होते हैं। इतने अनस्टेबल होते हैं कि अगर इनको हाइड्रोजन से रिएक्शन करवा दो तो बड़े आसानी से रिएक्शन करके रिंग ओपन हो जाता है और ये बदल जाता है प्रोपेन में, और ये जो है बदल जाता है ब्यूटेन। ये बहुत आसानी से रिएक्शन इसलिए कर गया है क्योंकि ये अनस्टेबल है। लेकिन अगर हम लोग कहीं पर 5 मेंबर्ड रिंग का चर्चा करें, अरे तब 5 मेंबर्ड जो रिंग होता है वो वैसे ही उसमें एंगल स्ट्रेन कम है। ये 108 डिग्री का है। और कहने का मतलब है ये कि 109 डिग्री डिमांड है, 108 डिग्री का दिया हुआ है, बहुत ज्यादा है नहीं। लेकिन यह भी उतना जो डिफरेंस है उसको भी खत्म करने का उपाय करता है। याद रखना, जो 5 मेंबर्ड रिंग होते हैं ना,
वह इनवेलप फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जो 5 मेंबर्ड रिंग होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं कौन से फॉर्म में? इनवेलप फॉर्म। इनवेलप फॉर्म कैसा होगा? तो 2 कार्बन, ये 4 कार्बन, चारों एक प्लेन में, ये 2, फिर ये 2, यहाँ बॉन्ड, 5वां कार्बन प्लेन से ऊपर उठा होगा। 5वां कार्बन जो होगा वो प्लेन से ऊपर की तरफ उठा हुआ होगा। इसको हम लोग इनवेलप फॉर्म बोलते हैं। और ये इस तरह से एडजस्टेड होता है कि एंगल एग्जैक्टली जितना होना चाहिए उतना में आ जाए। और ये याद रखना, वो जो ऊपर की तरफ उठा हुआ है, कोई एक कार्बन ही परमानेंटली प्लेन से ऊपर की तरफ उठा हुआ हो, फिक्स हो, तो फिर उसका अलग नाम होने लगता। ऐसा नहीं है कि वो फिक्स रहता है, ऊपर की तरफ उठा हुआ रहता है परमानेंटली। वो चेंज होते रहता है, वो कार्बन सिस्टम चेंज होते रहता है। कभी वो है तो कभी फिर तीसरा, दूसरा, इस तरह से होते रहता है। तो 5 मेंबर्ड जो रिंग होता है वो कौन सा कन्फॉर्मेशनल, एक ही कन्फॉर्मेशनल फॉर्म होता है, और वो होता है कौन सा? तो इनवेलप फॉर्म होता है। हम लोगों को आज मेनली चर्चा करना है क्या चीज के बारे में? तो 6 मेंबर्ड रिंग के बारे में, कन्फॉर्मेशन साइक्लोहेक्सेन के बारे में चर्चा करना है। हम लोगों को आज चर्चा करना है कन्फॉर्मेशन इन साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन जो होता है, जो साइक्लोहेक्सेन होता है, वह मेनली 2 कन्फॉर्मेशनल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और पर्पस स्टेबिलिटी, एंगल स्ट्रेन मेंटेन करना है। एक को बोलते हैं बोट फॉर्म और एक को बोलते हैं चेयर फॉर्म। ठीक है, एक को बोलते हैं हम लोग कैसे? चेयर फॉर्म। चेयर फॉर्म को हम लोग ऐसे दिखा देते हैं। और दूसरे को बोलते हैं बोट फॉर्म। बोट फॉर्म को हम लोग ऐसे दिखा देते हैं। ये हो जाता है बोट फॉर्म। एक को बोट फॉर्म बोलते हैं और दूसरे को चेयर फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, अरे बेटा सुनो, हमने क्या कहा? हमने कहा कि मेनली 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। 2 फॉर्म इसके और होते हैं। एक होता है जिसको बोलते हैं ट्विस्ट बोट, एक होता है जिसको बोलते हैं हाफ चेयर। एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्विस्ट बोट, और एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज? हाफ चेयर। और सुनो ना, इन लोगों में जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है वो कुछ ऐसा होता है। इन लोगों में जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है वह कुछ इस तरह का ऑर्डर होता है। तो इन लोगों में जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है उसमें सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाता है हमारा चेयर फॉर्म। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाता है? चेयर फॉर्म। चेयर फॉर्म के बाद दूसरे नंबर पर स्टेबल होता है ट्विस्ट बोट। ट्विस्ट बोट कैसा है? तो ये बोट शेप जो है ना, इसमें से जो टॉप, ये फ्लैग बोट ऊपर वाले दोनों कार्बन हैं, एक को अलग डायरेक्शन में, दोनों एक साथ था, एक अपने तरफ और एक हमारे तरफ, ऐसा कर दो। इसको ट्विस्ट बोट बोलते हैं। तो दूसरे नंबर पर ज्यादा स्टेबल होता है ट्विस्ट बोट, फिर बोट और फिर हाफ चेयर। सर ये हाफ चेयर फॉर्म कैसा है? तो ये जो झुका हुआ है ना, इसको ऐसे कर दो। ये जो झुका हुआ है ऐसे कर दो। उसमें सभी बॉन्ड, सभी एंगल का एंगल स्ट्रेन मेंटेन नहीं होता है, इसलिए वो सबसे कम स्टेबल है। तो बेटा चेयर फॉर्म से, जैसे मान लो ये चेयर फॉर्म है, चेयर फॉर्म से 5.3 यूनिट एनर्जी ज्यादा होता है। ये 5.3 किलो कैलोरी, के कैल, ये होता है स्टेबिलिटी किसका? तो ट्विस्ट बोट का। ठीक है, इससे 6.8 किलो कैलोरी, 6.8 किलो कैलोरी एनर्जी ज्यादा होता है बोट का। और इससे 12.1 किलो कैलोरी एनर्जी ज्यादा होता है, किलो कैलोरी एनर्जी ज्यादा होता है किसका? तो हाफ चेयर का, हाफ चेयर का। ठीक है, तो इसके इतने, ये चेयर फॉर्म, यहाँ ये चेयर फॉर्म। तो सबसे स्टेबिलिटी का सीक्वेंस याद रह गया। सबसे ज्यादा स्टेबल होता है चेयर फॉर्म, फिर होता है ट्विस्ट बोट, फिर होता है बोट, फिर होता है हाफ चेयर। स्टेबिलिटी का सीक्वेंस ऐसा है। हम लोग कन्फॉर्मेशन में मेनली चर्चा करने चलेंगे 2 फॉर्म के बारे में। एक को बोलते हैं हम लोग चेयर फॉर्म और एक को बोलते हैं बोट। ठीक, अरे बेटा जो हमारा
चर्चा है, जानते हो जो चेयर फॉर्म होता है ना, इसको हम लोग जो चेयर फॉर्म होता है, पहले इसी के बारे में हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं। देखना, जो चेयर फॉर्म है, पहले चर्चा इसी के बारे में करेंगे। एक चीज देखो, जो हमारा चेयर फॉर्म है, इस चेयर फॉर्म में हर जगह, हर कार्बन पर दो दो हाइड्रोजन होगा, हर कार्बन पर दो दो हाइड्रोजन होगा। उन दो हाइड्रोजन में से एक को हम लोग बोलते हैं एक्सियल और दूसरे को बोलते हैं इक्विटोरियल। जो हाइड्रोजन ये चारों कार्बन ने मिलकर जो प्लेन बनाया है, उस प्लेन के सीधे ऊपर या सीधे नीचे की तरफ परपेंडिकुलर है, उनको बोलते हैं एक्सियल। और जो उस प्लेन में हल्का सा नीचे या हल्का सा उस प्लेन से ऊपर की तरफ है, एग्जैक्टली प्लेन में नहीं होता है, हल्का सा प्लेन से ऊपर या प्लेन से नीचे होता है, उनको हम लोग बोलते हैं इक्विटोरियल। फिर से सुनना, साइक्लोहेक्सेन के चेयर फॉर्म में हर कार्बन पर दो दो हाइड्रोजन होता है, एक को एक्सियल, एक को इक्विटोरियल बोलते हैं। एक्सियल किसको बोलते हैं? तो जो हाइड्रोजन इन चारों कार्बन के प्लेन के परपेंडिकुलर, उनको हम लोग एक्सियल बोलते हैं, और जो हल्का सा प्लेन से नीचे या प्लेन से ऊपर की तरफ हो, उसको हम लोग इक्विटोरियल बोलते हैं। ठीक है, जानते हो बेटा, दो लगातार कार्बन के, देखो यहाँ पर हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो कहने का मतलब कि ये जो नीचे की तरफ है, इसका एक्सियल मान लेते हैं, ये नीचे की तरफ, इसको हाइड्रोजन को ये एक्सियल मान, तो इसका एक्सियल जो होगा वो ऊपर की तरफ होगा, इसका एक्सियल फिर नीचे की तरफ होगा, इसका एक्सियल फिर ऊपर की तरफ होगा, और इसका एक्सियल फिर नीचे की तरफ होगा हाइड्रोजन। अब आए इक्विटोरियल की बारी। तो इक्विटोरियल्स जो होते हैं, वह इसका एक्सियल अगर नीचे की तरफ है, तो इसका इक्विटोरियल प्लेन से हल्का सा ऊपर की तरफ होगा, ये इक्विटोरियल। तो इसका इक्विटोरियल हल्का सा प्लेन से नीचे की तरफ होगा, ये इक्विटोरियल। फिर इसका इक्विटोरियल जो होगा, ये नीचे की तरफ है, तो इसका इक्विटोरियल जो होगा वो प्लेन से हल्का सा ऊपर की तरफ होगा, ये इक्विटोरियल। इसका इक्विटोरियल प्लेन से हल्का सा नीचे की तरफ होगा, इसका इक्विटोरियल हल्का सा प्लेन से ऊपर की तरफ होगा, और इसका जो इक्विटोरियल होगा ये ऊपर की तरफ है, तो इसका जो यहाँ पे एक्सियल भी नहीं बना, इसका एक्सियल जो होगा वो ऊपर की तरफ होगा, इसका एक्सियल जो होगा वो ऊपर की तरफ होगा, और अब इसका इक्विटोरियल जो होगा वो प्लेन से हल्का सा नीचे की तरफ होगा। इक्विटोरियल जो होगा हल्का सा प्लेन से नीचे की तरफ होगा। ध्यान देना, किसी भी दो लगातार कार्बन का एक्सियल जो होता है, इसका एक्सियल और इसका एक्सियल, लगातार कार्बन का जो एक्सियल होता है वह एक दूसरे का ट्रांस होता है। इसका एक्सियल ऊपर की तरफ है, तो इसका एक्सियल नीचे की तरफ है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो एक दूसरे का क्या हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया। किसी भी दो कार्बन का एक्सियल जो होगा वो एक दूसरे का ट्रांस होता है। लगातार में, लगातार कार्बनों के एक्सियल जो होते हैं एक दूसरे के ट्रांस होते हैं, लेकिन पहला और तीसरा का एक्सियल जो होगा एक दूसरे का सिस। ये भी ऊपर की तरफ है, तो ये भी तो ऊपर की तरफ है, तो पहला और तीसरे कार्बन का जो एक्सियल होगा वो एक दूसरे का सिस हुआ करेगा। अच्छा, अब सुनो, पहला का एक्सियल और दूसरा का इक्विटोरियल, ध्यान दो, ये पूरा पूरा प्लेन के ऊपर है, ये हल्का सा प्लेन के ऊपर है, लेकिन प्लेन के ऊपर तो है। तो लगातार कार्बनों के बगल बगल के कार्बन में से एक का एक्सियल लो और एक का इक्विटोरियल लो, तो वो एक दूसरे के सिस माने जाते हैं। एक का एक्सियल और एक का इक्विटोरियल ले लो, तो वो दोनों एक दूसरे के क्या माने जाते हैं, सिस माने जाते हैं। ठीक है, फिर से बोल रहे हैं सारा चीज। लगातार कार्बनों के एक्सियल एक दूसरे के ट्रांस, लगातार कार्बनों के इक्विटोरियल भी एक दूसरे के ट्रांस, लगातार कार्बनों में से एक का एक्सियल एक का इक्विटोरियल एक दूसरे का सिस, क्योंकि ये पूरा ऊपर है, हल्का सा तो ऊपर ये भी है, तो डायरेक्शन तो ओवरऑल प्लेन से दोनों का ऊपर ही है, तो सिस मान लेते हैं। ठीक है, अब इसी तरह से वो सीक्वेंस चलते रहता है। अगर हमसे पूछे पहला चौथा का एक्सियल का रिलेशन बताओ सिस की ट्रांस, तो पहला दूसरा ट्रांस, पहला तीसरा सिस, पहला चौथा ट्रांस, इस तरह का रिलेशन, एक सिस एक ट्रांस, एक सिस एक ट्रांस, सेम वाला, अपोजिट वाला
पहले से सिस और फिर पहला तीसरा ट्रांस हो जाएगा। अपोजिट वाला पहला दूसरा सिस और पहला तीसरा जो हो जाएगा वो ट्रांस हो जाएगा। अपोजिट वाला जैसे देखो ना, ये इक्वेटोरियल नीचे की तरफ है, दूसरा छोड़ दो तीसरा में अपोजिट लेना है तो एक्सियल, ये ऊपर की तरफ है तो ट्रांस हो गया। हर कार्बन पर दो हाइड्रोजन, एक एक्सियल और एक इक्वेटोरियल होता है, ठीक है। जानते हो क्या, साइक्लोहेक्सेन का जो चेयर फॉर्म होता है यह सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों होता है जानते हो? ये इन लोगों में सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों हो गया है जानते हो? क्योंकि ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल जो रहता है वह स्टैगर्ड फॉर्म में होता है। देखो यहाँ पर ये साइक्लोहेक्सेन का एक मॉडल हम लिए हुए हैं, यह आपके सामने हम साइक्लोहेक्सेन का एक मॉडल लिए हुए हैं और ये यहाँ पर जो है वो चेयर फॉर्म है। ध्यान दोगे अगर तो ये चेयर फॉर्म दिख जाएगा, ये चेयर फॉर्म, ध्यान देना। देखो ये जो आपके तरफ कार्बन है ये प्लेन से ऊपर की तरफ उठा हुआ है और ये हरा वाला बॉन्ड सीधे प्लेन के बिल्कुल ऊपर की तरफ। तो अभी हरा वाला जो है वो हमारा एक्सियल है, या तो बिल्कुल ऊपर है या तो बिल्कुल प्लेन के नीचे है, या तो बिल्कुल प्लेन के ऊपर है या बिल्कुल प्लेन के नीचे है। तो हरे वाले जितने भी बॉल हैं वो हमारे एक्सियल हैं और ब्राउन वाले जो हैं वो हमारे इक्वेटोरियल हैं। हल्का सा प्लेन के ऊपर ध्यान देकर देखोगे तो एक, दो, तीन, चार, ये चारों एक प्लेन में है। आपके तरफ जो कार्बन है प्लेन से ऊपर, हमारे तरफ जो कार्बन है वो हल्का सा प्लेन के नीचे है। देखोगे हमारे तरफ जो कार्बन है वो प्लेन के नीचे है, ऐसे करके देखना, ये कार्बन प्लेन के नीचे है, ये वाला, और सामने वाला, उसके सामने वाला जो है वो प्लेन के ऊपर है और ये चारों एक प्लेन में। अब हम जैसे बोल रहे हैं बिल्कुल वैसे ही देखना इस मॉलिक्यूल को। देखो आप इस कार्बन को, इसको और इसको न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्म में देखना ताकि एक के पीछे एक ढक जाए। देख तो ये परफेक्ट स्टैगर्ड फॉर्म नहीं है, ये ग्रीन के सामने इधर कोई नहीं है, ये ब्राउन के पीछे में एग्जैक्टली कोई नहीं है, ये ब्राउन के सामने यहाँ कोई नहीं है और ये ग्रीन के सामने यहाँ कोई नहीं है। फिर इधर भी अगर देखोगे तो ये परफेक्टली स्टैगर्ड फॉर्म दिखेगा। इधर भी आप देखोगे ध्यान से तो परफेक्टली स्टैगर्ड फॉर्म। कैसे? तो ये ब्राउन के सामने यहाँ कोई नहीं है, ये ग्रीन के सामने यहाँ कोई नहीं है, ये ग्रीन के सामने यहाँ कोई नहीं है और ये ब्राउन के सामने भी यहाँ कोई नहीं है। ये स्टैगर्ड फॉर्म दिखता है, होता है। स्टैगर्ड फॉर्म है, कहीं कोई इक्लिप्सिंग नहीं है, तो इसीलिए ये जो होता है ज्यादा स्टेबल होता है। अभी इसी को हम बोट फॉर्म में बदलेंगे, तो बोट फॉर्म में देखोगे तो वो इक्लिप्स्ड फॉर्म होता है। इसको जब बोट फॉर्म में बदलेंगे ना तो सब एक दूसरे के सामने आ जाएगा, हर हाइड्रोजन एक दूसरे के सामने आ जाएगा, तो स्टेरिक रिपल्सन वहां लगने लगेगा और उसी के कारण वो थोड़ा कम स्टेबल होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि बोट वाला फॉर्म कम स्टेबल है, चेयर वाला फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, क्यों? तो क्या जवाब देना है कि चेयर वाला फॉर्म जो होता है वह कंप्लीटली, चेयर वाला फॉर्म जो होता है वो कंप्लीटली स्टैगर्ड फॉर्म में होता है और स्टैगर्ड फॉर्म में रहने के कारण ही वो ज्यादा स्टेबल है। बोट फॉर्म कम स्टेबल क्यों है? क्योंकि वो कंप्लीटली इक्लिप्स्ड फॉर्म में रहता है। अरे बेटा साइक्लोहेक्सेन का न्यूमैन प्रोजेक्शन अगर बनाए, ध्यान देना, इसका अगर हम लोग न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाए तो ऐसे बना सकते हैं, इन दोनों कार्बन को एक गोल एक डॉट, इधर जो दोनों स्टैगर्ड फॉर्म में है, जिन दोनों को हमने अपने हाथ से पकड़ा हुआ है इसको भी एक गोल एक डॉट से दिखा देते हैं और ये प्लेन के ऊपर ये प्लेन के नीचे। बात समझना, इन दोनों को एक गोल एक डॉट से, इन दोनों को भी एक गोल एक डॉट, देखो इसको और इसको एक गोल एक डॉट, इसको और इसको एक गोल एक डॉट, ये प्लेन से ऊपर ये प्लेन से नीचे, ऐसे दिखा देते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन। माने इसका जो न्यूमैन प्रोजेक्शन हम लोग बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं? इसका जो न्यूमैन प्रोजेक्शन हम लोग बनाते हैं, एक गोल एक डॉट, यहाँ भी एक गोल एक डॉट, और ध्यान देना सामने वाले, हम लोग मान लो यहाँ ये मेरा फ्रंट कार्बन है, ये मान लो फ्रंट कार्बन है, तो सामने वाले कार्बन से नीचे की तरफ से जुड़ा रहेगा, सामने वाले कार्बन में नीचे की तरफ से जुड़ा है,
और पीछे वाले कार्बन में ऊपर के तरफ से जुड़ा हुआ है। ये है हमारा ये टॉप वाला कार्बन और ये है हमारा ये सामने वाला कार्बन, ठीक है। और अब ध्यान देना, इससे जो दो बॉन्ड लगे हुए हैं, इससे जो दो बॉन्ड लगे हुए हैं वो कौन कौन से हैं? तो इससे जो दो बॉन्ड लगे हुए हैं वह दोनों बॉन्ड जो हैं वो ऐसे और ऐसे हो जाएंगे, और इससे जो दो बॉन्ड लगे हुए होंगे वो ऐसे और ऐसे हो जाएंगे, परफेक्ट, ये स्टैगर्ड फॉर्म। और इससे जो दो बॉन्ड लगे हुए होंगे वो भी ऐसे हो जाएंगे, और इससे जो दो बॉन्ड लगे हुए होंगे वो इधर और इधर हो जाएंगे। किससे? पीछे वाले कार्बन से जो दो बॉन्ड लगे हुए होंगे वो इधर इधर हो जाएंगे। तो यह जो मॉलिक्यूल होता है वह परफेक्टली स्टैगर्ड फॉर्म में होता है। यह जो मॉलिक्यूल होता है वो परफेक्टली कैसे फॉर्म में होता है? स्टैगर्ड फॉर्म में होता है, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए यह ज्यादा स्टेबल हुआ करता है, ठीक है। आते हैं हम लोग कहां पर, तो थोड़ा सा पहले हम चर्चा कर लें क्या चीज के बारे में, बोर्ड फॉर्म के बारे में। बोर्ड फॉर्म के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लें और फिर एक चीज और बताना है। देखो देखो बेटा, एक टर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिंग फ्लिप। एक टर्म होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिंग फ्लिप बोलते हैं। रिंग फ्लिप क्या होता है कि जो ये ऊपर वाला कार्बन है ये नीचे हो जाए और ये नीचे वाला कार्बन जो है ये ऊपर हो जाए। जो चेयर फॉर्म में ये ऊपर ये नीचे जो था, यही नीचे हो जाए ये ऊपर हो जाए, इस चीज को बोलते हैं रिंग फ्लिप। तो रिंग फ्लिप करेंगे तो पहले इसको ऊपर कर लेंगे, ऊपर कर लेंगे तो बोट फॉर्म हो जाएगा, और फिर उसको नीचे कर देंगे तो रिंग फ्लिप हो जाएगा। जानते हो, जब भी हम लोग रिंग फ्लिप करते हैं, जब भी हम लोग रिंग फ्लिप करते हैं, तो रिंग फ्लिप के समय जो पहले एक्सियल था वो इक्वेटोरियल हो जाएगा, और जो इक्वेटोरियल था वो एक्सियल हो जाएगा। अभी इसमें हरा वाला एक्सियल है, हरा वाला एक्सियल है, ठीक है। इस कार्बन को हम नीचे करेंगे, देखो जिसमें कागज लगा हुआ है यहाँ पर, ये इसको नीचे करना है और उसके सामने वाले को ऊपर करना है। रिंग फ्लिप जिसमें कागज लगा हुआ है, इस कागज वाले को इस कागज वाले को हम लोग क्या करेंगे? नीचे करेंगे और उसके सामने वाले को ऊपर करेंगे। ये हम लोगों को करना है रिंग फ्लिप। फॉर दैट पहले कागज के सामने वाले को ऊपर करते हैं, इसको हम बॉन्ड को रोटेट करके ऊपर कर दिए, तो ये हो गया हमारा बोट फॉर्म। ध्यान देना, यह हमारा कौन सा फॉर्म हो गया? देखो ना, ये सामने सामने आ गया बोट फॉर्म। अब बोट फॉर्म में सबसे पहले ये दोनों जो ये हाथ से हम पकड़े हुए हैं, ये दोनों को देख, ये दोनों कैसा दिख रहा है? देख तो इक्लिप्स नहीं दिख रहा है, ये बिल्कुल हरा वाले के सामने ये ब्राउन वाला नहीं आ गया है, ध्यान दो, ये और इसके सामने बिल्कुल ये। अब फिर उसी तरह से इसके सामने बिल्कुल ये और इसके सामने बिल्कुल ये। तो ये जो होता है बोट फॉर्म अनस्टेबल होता है, क्यों? क्योंकि क्लिप्स फॉर्म होता है। बोट फॉर्म का अगर हम लोग न्यूमैन प्रोजेक्शन दिखाएं, बोट फॉर्म का न्यूमैन प्रोजेक्शन दिखाएं, तो इन दोनों कार्बनों को, ये फ्रंट ये बैक और ये फ्रंट और ये बैक, इन दोनों को लेकर एक गोल एक सर्कल, ये फ्रंट और ये बैक को लेकर एक गोल एक डॉट, और फिर इस फ्रंट को लेकर इस पे बैक को लेकर एक गोल एक डॉट। अब देखो क्या है कि इसका फ्रंट बैक वाला कार्बन भी ऊपर के तरफ से उससे जुड़ा हुआ है और ये भी ऊपर के तरफ से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। दोनों प्लेन के ऊपर के तरफ से जुड़ा हुआ है, और इसके इधर जो है उधर ही उसके भी हैं, और इधर इधर है इसके भी उधर ही है। ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन, इक्लिप्स फॉर्म है, परफेक्ट इक्लिप्स होता है। और इसके इधर है तो इसके भी इधर ही है, ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन। ये साइक्लोहेक्सेन के बोट फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये न्यूमैन प्रोजेक्शन साइक्लोहेक्सेन के चेयर फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म, ये साइक्लोहेक्सेन का बोट फॉर्म। अरे बेटा, बोट फॉर्म के अनस्टेबल होने का अगर कारण पूछा जाए तो क्या कारण हम लोग बोलेंगे? कि बोट फॉर्म के अनस्टेबल होने का कारण है यहाँ पर होने वाला इक्लिप्स्ड कन्फॉर्मेशन, इक्लिप्स्ड फॉर्म होता है। सुनना, बोट फॉर्म के अनस्टेबल होने का एक और कारण है, और वो है रिपल्सन बिटवीन फ्लैगपोल हाइड्रोजन। ये दोनों हाइड्रोजनों को, इसको बोलते हैं फ्लैगपोल हाइड्रोजन बोलते हैं, फ्लैगपोल हाइड्रोजन बोलते हैं। और ये फ्लैगपोल हाइड्रोजनों में लगने वाला रिपल्सन, थोड़ा यहाँ पर देखना,
ये ऊपर वाले दोनों हाइड्रोजन बहुत नजदीक होते हैं, ये दोनों हाइड्रोजन फ्लैगपोल हाइड्रोजन होता है, सॉरी, ये दोनों हाइड्रोजन फ्लैगपोल हाइड्रोजन होता है, ये दोनों, और ये काफी नजदीक होते हैं, और इनमें भी हल्का रिपल्सन लग रहा होता है, तो इसलिए ये अनस्टेबल है। अगर आपसे पूछे कि बोट फॉर्म के अनस्टेबल होने के कारण क्या क्या है, तो क्या क्या जवाब देना है? पहला कि यह कंप्लीटली इक्लिप्स्ड फॉर्म में होता है इसलिए अनस्टेबल होता है, और दूसरा रिपल्सन, फ्लैगपोल हाइड्रोजनों के बीच लगने वाला रिपल्सन भी उसका जिम्मेदार है। अब सुनो, हमको कागज जिसमें लगा हुआ था उसको ऊपर करना था, और कागज के सामने वाले को नीचे करना है। कागज के सामने वाले को क्या करना है? नीचे करना है। अरे बेटा, कागज वाले को ऊपर करना था कि नीचे करना था, तो हम भूल गए। तो पहले हरा वाला हमारा था एक्सीएल, और हरा वाला एक्सीएल था, तो इसलिए कागज वाले को नीचे करना है। अब कागज वाले को नीचे करना है। देखो, कागज वाले को हमने रोटेट करके नीचे कर दिया है, और कागज के सामने वाले को हमने रोटेट करके ऊपर कर दिया है। अब थोड़ा सा ध्यान देना, इस मॉलिक्यूल को बॉन्ड नहीं रोटेट हो रहा है। अब थोड़ा सा इस मॉलिक्यूल को ध्यान दे। देख, अब हमारे बिल्कुल ऊपर के तरफ के पोजीशन पर कौन आ गए हैं? ब्राउन वाले। पहले हरे वाले थे, और अब कौन आ गए हैं? ब्राउन वाले। तो जब जब हम लोग रिंग फ्लिप करते हैं, तो रिंग फ्लिप के कारण जो पहले ग्रीन वाले एक्सियल थे, अब ग्रीन वाले इक्विटोरियल पर आ गए हैं। अब ब्राउन वाले पहले इक्विटोरियल थे, वो अब कैसे पोजीशन पर आ गए हैं? वह अब एक्सियल पोजीशन पर आ गए हैं। तो जब जब हम लोग रिंग फ्लिप करते हैं, तो रिंग फ्लिप के दौरान जो पहले एक्सियल था वह इक्विटोरियल पर आ जाता है, और जो पहले इक्विटोरियल पर था वो एक्सियल पर आ जाता है। अच्छा, एक और चीज मेरे को समझाना है इसमें, सुनना। अरे बेटा, इसमें जो एक बात और मेरे को बताना है वो क्या है, वो सुनो। अगर हमको इस फॉर्म में सब्स्टिट्यूशन करना हो, कौन से फॉर्म में? तो चेयर फॉर्म में सब्स्टिट्यूशन करना हो। इसको रिजिड फॉर्म भी बोलते हैं, क्योंकि ये स्टेबल होता है, इस रूप में ज्यादा देर रहना चाहता है। और इसको फ्लेक्सिबल फॉर्म भी बोलते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा शब्द मेंशन हो, इन द रिजिड फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन, तो इन द रिजिड फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन का मतलब ही समझना है कि हमको साइक्लोहेक्सेन के चेयर फॉर्म का चर्चा करने के लिए कह रहा है। अच्छा, अब सुनो, अगर मान ले साइक्लोहेक्सेन के चेयर फॉर्म में सब्स्टिट्यूशन करना हो, तो 12 में से किसी एक हाइड्रोजन को हटाकर वहां सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन के लिए सबसे फेवरेबल पोजीशन होता है इक्विटोरियल, क्योंकि इक्विटोरियल के बहुत दूर के एरिया में कोई डिस्टर्ब करने वाला स्टेरिक रिपल्सन एक्सियल पर करोगे ना, तो तीसरा का एक्सियल, पहला दूसरा का तो नीचे है, लेकिन तीसरा का एक्सियल उसके एकदम नजदीक होता है। पहला तीसरा के एक्सियल एक दूसरे के नजदीक होते हैं, तो वो रिपल्सन, स्टेरिक रिपल्सन लगाने लगेंगे। लेकिन इक्विटोरियल के अगल बगल बहुत बड़ा एरिया होता है जहां कोई स्टेरिक रिपल्सन लगाने के लिए नहीं है। कोई भी इक्विटोरियल, जैसे ग्रीन वाले को देखो, तो ग्रीन वाले के अगल बगल बहुत बड़ा एरिया है जहां कोई नहीं है। तो इसीलिए सब्स्टिट्यूशन के लिए अगर कोई ग्रुप आपको लगाना है और मॉलिक्यूल मेरा स्टेबल फॉर्म में रहे, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जो फेवरेबल पोजीशन होता है वो इक्विटोरियल पोजीशन होता है। सबसे ज्यादा फेवरेबल पोजीशन जो है सब्स्टिट्यूशन के लिए वो क्या है? इक्विटोरियल पोजीशन है। हाँ, अगर मान लो 1,3 पर कोई सब्स्टिट्यूशन है, उन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने का चांस है। 1,3 पर कोई ये है, सॉरी 1,4 पर कोई सब्स्टिट्यूशन है, 1,3 नहीं बेटा, 1,4, 1,4 पर कोई सब्स्टिट्यूशन है, पहला शर्त, और दूसरा उन दोनों में हाइड्रोजन, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होने का चांस है। तो फिर 1,4 हाइड्रोजन बॉन्ड यहां संभव होता है, फिर ज्यादा स्टेबल तो बोट फॉर्म होने लगता है। बोट फॉर्म जनरली स्टेबल नहीं होता है, लेकिन कब, किस कंडीशन में? तो कंडीशन है ये कि हाइड्रोजन बॉन्ड होने का संभावना हो और दोनों ग्रुप जो हो पहले चौथे पर हो, इस एक पर्टिकुलर केस में ज्यादा स्टेबल कौन होने लगता है? तो बोट फॉर्म होने लगता है। तो ये हम लोग चर्चा कर रहे थे क्या चीज के बारे में? ये हम लोग चर्चा कर रहे थे साइक्लोहेक्सेन में होने वाले कन्फॉर्मेशनल फॉर्म्स के बारे में।
साइक्लोहेक्सेन के कन्फॉर्मेशनल फॉर्म्स के बारे में चर्चा कर रहे थे। हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में।